देखिए, ये तो हमेशा ही हमारे देश में कहा जाता है कि भाई कोई योजना लॉन्च होती है तो कोई पार्टी कहती है जब हम सरकार में थे हम इसे लेकर के आए थे, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, अब नरेंद्र मोदी ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, क्या बड़ा काम किया। लेकिन जिसकी सरकार में जिसको जो मिलता है तो वो तो उसी को श्रेय देगा। आज अगर ये कानून बन गया और हमने देखा कि बन गया तो जिसकी सरकार है उसी को इसका क्रेडिट दिया जाएगा। ऐसे ही राम मंदिर पर लागू होता है, ऐसी ही सरकार की और स्कीमों पर भी लागू होता है। अब विपक्ष के पास इसके ऊपर कहने के लिए क्या है? एक लॉजिक वो और देते हैं हर्षवर्धन जी, 9 साल से क्यों नहीं लेकर के आए भाई, अभी क्यों लेकर के आए? और विपक्ष ये कहता है कि देखिए हमारी भूमिका तो इससे पता चल जाती कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, हमने तो विरोध भी नहीं किया इसका। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ना कि हमने वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां इनके पास कोई विकल्प नहीं था। और आप अगर ध्यान से देखें तो 2014 से लेकर आज तक कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसी बड़े लटके हुए एजेंडे को फिनिश नहीं कर दिया हो, यानी पूरा नहीं कर दिया हो कोई ऐसा काम। और कोई ऐसा काम बताइए जिसको आप कहेंगे कि नहीं ये वाला बाद में लाते, ये वाला पहले लाते। और इस वाले मामले में तो बड़ा रोचक है। देखिए, हम लोग भी खूब अनुमान लगा रहे थे, अंत में अनुमान लगाते लगाते पहुंचे और ढेर सारी चीजें हुई, उसके पहले सोनिया जी की चिट्ठी आ जाती है। यानी इतना दबाव था कि ये इस बार सरकार महिला आरक्षण पास कर देगी, इसलिए पहले से चिट्ठी डाल दो, नहीं तो हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा। ये जो दबाव बनाने की रणनीति नरेंद्र मोदी की थी, ये कारगर रही। और शायद यही वजह है कि बिना किसी हल्ले हंगामे के, और मुझे लगता है कि जो लोग भी हैं अभी जो इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको संसद के दोनों सदनों में इसके विपक्षी पार्टियों ने जो वोट किया है उनके नेताओं के भाषण सुनने चाहिए। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा इस बिल को लटकाने के लिए, लेकिन चूंकि उनको पता था सरकार के पास नंबर्स है, सरकार इसको पारित करा लेगी। अगर हमारे नंबर खिलाफ में खड़े दिखें तो भैया घर में भी नहीं मिलेगा वोट, तो बाद में घर की महिला भी घुसने नहीं देगी, इसीलिए ये काम किया है उन्होंने। मुझे लग रहा है आप थोड़ी ज्यादा जाती कर रहे हैं। इतना तो श्रेय विपक्ष को दे कि चलिए इस बड़े काम में, इस अच्छे काम में उन्होंने साथ तो दिया। नहीं, अगर इसके बाद वो इस पे कोई इफ बट ना लगाते तो बिल्कुल श्रेय देते। ये ऐसा ही बिल था जिसपे कोई इफ बट लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप किसी को देखिए, आप उसके बाद भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि मूर्त की तरह बैठा दिया है। अब मूर्ति की तरह बैठा देना, ये तो किसी भी आगे बढ़ गए ना हर्षवर्धन जी। अब महिला आरक्षण का मुद्दा तो हो गया, इसका तो क्रेडिट मोदी जी को मिलना है, मिलेगा। अब वो अपने अगले एजेंडा पर चले गए। अब उनको ओबीसी दिखाई 9 साल में ये एजेंडा क्यों नहीं लेकर आए कि महिला बिल लाना चाहिए था? विपक्ष 9 साल में ये एजेंडा मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्यों नहीं लाए? घुटनों पर ला देती मोदी सरकार को। कहते तो है ना जो हम ठान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन राहुल जी ठाने ही नहीं महिलाओं के लिए। महिला आरक्षण उनके एजेंडे में ही नहीं था। कमाल है ये। विजय त्रिवेदी जी, इसका साथ देने के बाद भी क्या विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा? महिला आरक्षण के नाम से जो भी कुछ वोट अगर बना देश के अंदर, तो देखिए कोई भी काम जो कर देता है ना उसको उसके क्रेडिट मिलती है और मिलनी भी चाहिए। जो 69% आज दिखाई दे रहा है आपके सर्वे में, वो ठीक बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये काम किया। और फैसले कैसे होते हैं? पॉलिटिकल विल से होते हैं। ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास आज बहुमत था, उन्होंने ये सारा काम कर दिया, सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। राज्यसभा में तो बहुमत नहीं था। लेकिन एक चीज़ और करेक्ट कर दूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने नहीं किया। 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को पास करवा लिया, लेकिन उस समय उस पार्टी के पास अगर पॉलिटिकल विल होती, क्योंकि केवल गठबंधन का बहाना नहीं होता, राज्यसभा में पास हो गया था ना, गठबंधन का बहाना नहीं चलता है राज्यसभा में अगर पास नहीं करवाते। यदि पॉलिटिकल विल होती, और उसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब 2010 में राज्यसभा में पास हो जाने के बाद लोकसभा में बिल क्यों रुका? केवल ओबीसी की वजह से, क्योंकि जो उनके सहयोगी दल थे वो चाहते थे कि ओबीसी का जो हिस्सेदारी है इसमें शामिल कर लिया जाए। अगर यूपीए सरकार उस समय ही इसको शामिल कर लेती, ओबीसी के जो मांग थी वो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, जो भी दल थे वो उनका केवल इसी का दबाव बना रहे थे ना, तो उस समय ये कर लेते तो दोनों ही काम हो जाते। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं बच रहा था। एक बड़ी बात है, गठबंधन की राजनीति का फर्क तो था ही कि दबाव बना हुआ है, और इस वजह से देवगौड़ा सरकार भी नहीं कर पाई थी उसको, उस वजह से वाजपेयी सरकार के वक्त भी नहीं हो पाया। लेकिन पॉलिटिकल विल की बात है। आज भी ये इतना आसान काम, आज हमें लग रहा है कि सर्वसम्मति से हो गया। क्या आपको लगता है कि आज कोई विरोध नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते रहे हैं, सहयोगी दलों में भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो विरोध करते रहे हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल विल हो जाए, पॉलिटिकल लीडर तय कर ले, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो धारा के खिलाफ जाकर भी सही चीज़ पे खड़ा रहे।
अब ये भी तो हो सकता है, ये रिस्क आज भी बनी हुई है कि ओबीसी को शामिल नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। लेकिन एक फैसला करने के लिए आपको तय करना पड़ता है कि हम इसको ठीक समझते हैं, इस पर चलना चाहिए और इसके लिए खड़ा होना चाहिए। और वो एक वजह बनी और पूरे देश भर, आपको याद दिलाऊं 2010 में जब पास हुआ तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसने शामिल ही नहीं हुई उसमें, बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंदर से समझने की जरूरत होती है। और आज वो पार्टी एनडीए के साथ नहीं है टीएमसी, लेकिन वो लोग भी उसके साथ समर्थन में आए। मुझे तो ये लग रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत जल्दी बदल तो नहीं जाएंगे इस सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया ना इस बिल को समर्थन देने का मतलब एनडीए को भी समर्थन देना है। तो क्या 2024 आते आते कुछ और पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल सकती हैं? इस बात की आशंका को भी आप इनकार नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।